नमस्कार, दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। खबरदार यानी कि एक ऐसा शो जिसमें आपको मिलती है पूरी खबर, खबर के साथ पूरा विश्लेषण, इसके साथ सोने का सिक्का जीतने का एक मौका भी। लेकिन पहले बात आज के बुलेटिन की। आज बुलेटिन में हम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीफ पर दिए बयान का पोस्टमार्टम करेंगे। इस तरह के बयानों के पीछे की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। बताएंगे आपको कि कैसे बीजेपी के विरोधियों को बैठे बिठाए एक मुद्दा हाथ लग गया। घाटी में आतंकवादियों ने पुराना चोला उतारकर नया चोला पहन लिया है। आतंक के कई नए ट्रेंड उभार ले रहे हैं, तो इस पर भी बात होगी। भारतीय बाजार में आईफोन का हिस्सा 2-3% होने के बावजूद उसका क्रेज क्यों है, ये भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात बिहार चुनावों की, जहां आज दूसरे दौर की वोटिंग हुई। लेकिन उससे भी पहले बात लालू प्रसाद यादव की, जो आज एक हादसे का शिकार हो गए, बाल बाल बचे। लालू की सभा में हड़कंप है, अफरा तफरी है। कुछ ऐसा हुआ है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ऊपर से पंखा सीधे मंच पर बैठे लालू के हाथ पर गिरा है। अब आप पूरी तस्वीरें देखिए। मोतिहारी में लालू मंच पर बैठे हैं और भाषण देने के लिए तैयार हैं। तभी किसी की नजर ऊपर लटके पंखे पर जाती है जो कपड़े में फंस रहा था। फिर मंच से इलेक्ट्रिशियन को बुलाया जाता है। जो इलेक्ट्रिशियन है, हमें यहाँ पंखा फंस रहा है, जितना जल्दी हो सके मंच पर आवे। इलेक्ट्रिशियन जो है अविलंब मंच पर आने का कष्ट करे। इलेक्ट्रिशियन जो है पहले लाइन काटे। लालू भी ऊपर की ओर दिखाकर किसी को कुछ बताते हैं, मतलब कि उन्हें भी पंखे के बारे में पता है। लालू किसी को पंखे के बारे में बता ही रहे थे कि अचानक पंखा उनकी बाह पर गिरता है और फिर हड़कंप मच जाता है। थोड़ा वक्त बीतता है और लालू अपने पुराने अंदाज में आ जाते हैं। चमत्कारी लॉकेट दिखाते हैं, दुर्गा मां को धन्यवाद देते हैं और दुश्मनों को चुनौती। शेर वाली गाड़ी बुझलो, कितनो पान चले वालो कुछ बिगड़े वाला नहीं है। बड़ा हादसा टल गया, लेकिन जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन था? पुलिस भी लापरवाह है। हम डिपार्टमेंट के आदेश आए बाद चारों तरफ के बिना मंच पर घटना आदमी बैठी 10 आदमी से बेसी ना। बहरहाल शायद ही किसी ने सोचा होगा कि बिहार की चुनावी हवा के बीच हवा देने वाला पंखा लालू की सभा में ऐसा हड़कंप मचा देगा। सचिन पांडे, मोतिहारी, आज तक। बिहार में आज दूसरे चरण में करीब 55% वोटिंग हुई। इस दौर के मतदान के साथ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जेडीयू नेता उदय नारायण चौधरी, बीजेपी के प्रेम कुमार समेत करीब 450 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। बिहार में लोकतंत्र के उत्सव ने दूसरा पड़ाव पार कर लिया। इसमें भरोसा रखने वालों ने इसे कामयाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो चल नहीं सकते थे वो चारपाई पर सवार होकर मतदान केंद्रों तक पहुंचे। महिलाओं ने भी जमकर वोटिंग की। पुरुषों से करीब 5% महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले। तो इस फेज के लिए ये लगभग 55% रहा, जो पिछली बार 52.03% था। महिलाओं का प्रतिशत 57.5% रहा है, जो कि पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा रहा है, और पुरुषों का मतदान प्रतिशत 52.50% रहा। आज 6 जिलों में 32 सीटों पर वोटिंग हुई। कैमूर की 4 सीटों के लिए औसत मतदान 57.86% रहा, तो रोहतास की 7 सीटों के लिए 54.66%, अरवल की 2 सीटों के लिए 53.21%, तो जहानाबाद की 3 सीटों के लिए 56.49%, औरंगाबाद की 6 सीटों के लिए 52.5% और गया की 10 सीटों के लिए 55.54%। कई इलाके ऐसे भी रहे जहां लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया। जीतन राम मांझी के गांव के करीब रुनिया गांव के लोगों ने इसलिए वोट नहीं डाले कि मांझी ने उनके गांव से पुलिस थाना हटाकर अपने गांव में शिफ्ट करा लिया। तो कैमूर के भभुआ और रामगढ़ में विकास को लेकर लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। कि हम लोग नहीं जाएंगे बटन दबाने, यहाँ बूथ पर जाना ही नहीं है।
बस। और हम लोग को थाना वहाँ से यहाँ वापस करे मांझी जी, और यहाँ हम लोग के गांव का बुजुर्गों लोग गए थे मांझी जी के यहाँ, उन लोग ने डांट के भगा दिया। दूसरे चरण में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जेडीयू नेता उदय नारायण चौधरी, बीजेपी के प्रेम कुमार, रामेश्वर चौरसिया समेत 456 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। रीमा पराशर, मनोज्ञा लोईवाल, रोहित सिंह, कुमार अभिषेक के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। अब अगले दौर से पहले न सिर्फ नेताओं बल्कि मतदाताओं के लिए भी दशहरे का वक्त है और त्योहार का माहौल वहां पर रहेगा, देखना है। लेकिन इस सब के बीच कि नेता विश्राम कर पाते हैं, आराम कर पाते हैं या नहीं। बहरहाल बीजेपी नेताओं के बयान की वजह से लगता है प्रधानमंत्री तो आराम नहीं कर पा रहे होंगे, उनका सिरदर्द रोज बढ़ता है। वो कहते हैं बयान न दो, लेकिन बयानों की फेहरिस्त लंबी होती जाती है। इस कड़ी में कल हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में एक ऐसा ही बयान दे दिया। ऐसा कह गए कि हंगामा मच गया। विपक्ष इस मसले पर कैसे बीजेपी को आड़े हाथ ले रहा है ये हम दिखाएंगे, लेकिन पहले खट्टर ने क्या कहा और फिर क्यों उन्हें अपनी बात से ही पलटना पड़ा ये बताते हैं। बीफ के बयान वीरों में एक नाम और जुड़ गया, मनोहर लाल खट्टर। बीफ पर सुलगते विवाद की आग जब ठंडी पड़ रही थी, खट्टर ने अचानक उसे सुलगा दिया, ये कहकर कि मुसलमान भारत में तभी रह सकते हैं जब वो गोमांस न खाएं। तो मुस्लिम रहे, लेकिन इस देश में बीफ खाना छोड़ना ही होगा। तो मुस्लिम रहे, लेकिन इस देश में बीफ खाना छोड़ना ही होगा। खट्टर ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में ये बात कही थी और जब खट्टर बयान से पलटे तो पूरा ऑडियो जारी हुआ। हालांकि खट्टर ने विवाद शुरू होते ही खेद जताने में देर नहीं की। मेरी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ना कोई उद्देश्य था, न उद्देश्य है। किसी को किसी शब्द से कोई ठेस पहुंची हो तो मैं उस पर अपना खेद व्यक्त करने के लिए भी तैयार हूं। जो खाते हैं उनको देश से बाहर चला जाना चाहिए, उसको उस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं, उनके कोई मौलिक अधिकार नहीं, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री ने बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने केवल एक निवेदन किया, वो निवेदन हम लगातार करते हैं। वैसे सच ये भी है कि खट्टर से एक टेढ़ा सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने ये बात कही। Some percentage of this country, 12 to 15% of this country is Muslim. They eat beef. There are Christians who eat beef. तो मुस्लिम रहे, लेकिन इस देश में बीफ खाना छोड़ना ही होगा। यहाँ की मान्यता है गौ मांसों को छोड़ के भी तो मुस्लिम रह सकते हैं ना। मुस्लिम समाज में कहीं नहीं लिखा है कि बीफ खाना जरूरी है, क्रिश्चियनिटी में नहीं लिखा है। लेकिन सवाल सफाई का नहीं, विवाद का है। क्या खट्टर को खुद इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो एक संवेदनशील मसले पर क्या कह रहे हैं? क्या खट्टर को नहीं पता कि जिस मसले पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ रहा है, उस मसले पर बोलते वक्त बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वो एक राज्य के सीएम हैं। क्या खट्टर के सफाई देने के बावजूद इस बयान पर विवाद नहीं होगा? सवाल कई हैं और जवाब सिर्फ यही कि बीफ के मुद्दे पर राजनेताओं को बेवजह की बयानबाजी से बचना चाहिए। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। ये राजनीति की गाय है, इसे राजनीति के हिसाब से भी दुधारू बना दिया गया है। जब भी चुनाव की घड़ी नजदीक आती है, गाय पर चर्चा तेज हो जाती है, विवाद तेजी से बढ़ता है। बिहार चुनाव की तारीख आते ही बेसैड़ा से शुरू हुए बीफ विवाद को सभी सियासी पार्टियों ने अपने फायदे के मुताबिक रंग देना शुरू कर दिया। लोकसभा से बिहार विधानसभा का चुनाव आते आते चाय पर चर्चा गाय पर चर्चा में बदल गई है। दादरी के बिसेहड़ा गांव से गोमांस पर उठे बवंडर में हर सियासी जमात उड़ रही है। गाय की दशा जब सुधरेगी तब सुधरेगी, लेकिन आदर्शों की ऊंची बात करने वालों ने इसे अपने फायदे का जरिया जरूर बना लिया है। एक बार तो लगा कि बिहार विधानसभा का चुनाव गोहत्या और बीफ की पिच पर लड़ा जाएगा। नीतीश से मिलकर चुनाव लड़ रहे लालू को लगा कि 3.9% कुर्मी और 14.4% यादव वोट तो पहले से हैं। एक मुश्त 14.7% मुस्लिम वोट आ जाए तो ये संख्या 33% हो जाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी को लगा कि लालू का यादव वोट अगर खिसक जाए तो पहली बार बिहार में अपनी सरकार बनाने का उसका सपना पूरा हो जाएगा। तीसरी तरफ बिहार के चुनाव में अचानक विकास का मुद्दा हाशिए पर चला गया। चौथी तरफ बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, स्कूल जैसे बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाकर वोटों का ध्रुवीकरण आसान हो जाता है। भारत से जितना बीफ आयात होता है, उनमें गोमांस तो मुश्किल से
आधी फीसदी ही होता है, लेकिन सुविधा की सियासत ऐसी है कि इस सच को राजनीतिक दल लोगों तक पहुंचने नहीं देना चाहते। आज तक ब्यूरो। रुक करते हैं अब जम्मू कश्मीर का। वहां के पुलवामा कस्बे के बस अड्डे पर आज आतंकियों और पुलिस के बीच गोलीबारी में एक महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने एक आतंकी को धर दबोचा, लेकिन इसी के साथ आतंकवादियों के बीच पनप रहे एक और नए ट्रेंड का खुलासा हुआ है। बुर्का पहने ये शख्स आतंकवादी है, जिसे घाटी में आज उस वक्त पुलिस ने धर दबोचा जब ये अपने साथियों के साथ एक सुमो में सवार होकर कहीं जा रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि कुछ आतंकी सुमो में सवार हैं। पुलिस ने घेरा तो आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में एक महिला समेत 2 लोग घायल हो गए, लेकिन पुलिस को बुर्काधारी आतंकवादी को दबोचने में कामयाबी मिल गई। जब वहाँ पे चेक कर रहे थे तो एक गाड़ी के अंदर हमें सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई देगी, और उनको जब हमने बोला उसकी गाड़ी में बुर्का लेडन कुछ लेडीज बैठी थी, तो ये जो बंदा था जो आगे बैठा था तो इसको नीचे उतरने के लिए बोला तो ये उतरा नहीं। तो जैसे ही हमारे लड़के ने उस गाड़ी का शीशा खिड़की खोलने के लिए आगे बढ़ा तो मिलिटेंट्स ने 2 तरफ से फायर किया। हमारे लड़के इमीडिएटली नीचे लेट गए और वो फायर जो है सोमो पे लगा। लेकिन मुद्दा सिर्फ एक आतंकी वारदात का नहीं है। पुलिस और सेना इस बात से चिंतित है कि घाटी में आतंक के नए ट्रेंड उभार ले रहे हैं। एक तरफ पढ़े लिखे आतंकी हैं जो सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं, सेल्फी लेते हैं और जब आतंकवाद नहीं फैला रहे होते तो दूसरा काम करते हैं। दूसरी तरफ आईएस का नया खतरा है, जो हर शुक्रवार को घाटी में आईएस के झंडों की शक्ल में सामने आता है और बुर्का पहने आतंक फैलाने निकले एक अलग ट्रेंड को बढ़ावा दे रहे हैं। यानी चुनौती बड़ी है और सवाल यही है कि सुरक्षा एजेंसियां आतंक के इस नए ट्रेंड से कैसे निपटती हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। सुरक्षा एजेंसियों के लिए इस चुनौती के साथ साथ एक बहुत बड़ा पसुपेश भी खड़ा हो जाता है। खैर, हम अगली खबर का रुख करते हैं। एप्पल का आईफोन आप इस्तेमाल करें या न करें, आपने उसके बारे में सुना तो जरूर होगा। दुनिया भर के हर देश में उसका जलवा रहा है, लेकिन अब हिंदुस्तानियों के बीच में आईफोन का क्रेज नजर आ रहा है। इस कदर कि कोई भी नया मॉडल लॉन्च होता है तो लोगों को सिर्फ उसका इंतजार नहीं होता है, बल्कि आधी रात स्टोर में पहुंचकर लाइन में लग जाते हैं। बीती रात कुछ ऐसा ही हुआ। आईफोन के 6s और 6s प्लस मॉडल का इंतजार ऐसा था कि आईफोन प्रेमी देर रात स्टोर्स के बाहर लाइन लगाकर खड़े दिखे। भारत में बीती रात आईफोन के दोनों नए मॉडल लॉन्च किए गए और 2 महीने से इंतजार कर रहे आईफोन प्रेमियों के हाथ में जैसे ही फोन आया, उनका दिल खुश हो गया। आईफोन के फीचर्स इतने अच्छे, इतना फास्ट है, मतलब हैंग नहीं होता, HD क्वालिटी है, और ऊपर से अब लाइव फोटोज और 3D टच भी आ गए, तो मैं बहुत ही मतलब उतावला हो रहा था आईफोन पकड़ने के लिए अपने हाथ पे। रोज गोल्ड कलर में आया है, जो आज तक किसी फोन में नहीं आया है, सिर्फ आईफोन ने इसको लॉन्च किया है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट इसका रियर मेगापिक्सल दैट इज 12 मेगापिक्सल एंड द फ्रंट वन इज फॉर द फेस टाइम दैट इज 5 मेगापिक्सल। इट्स गुड एनफ फॉर द सेल्फी। भारत में आईफोन 6s 16GB, 64GB और 128GB वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसकी कीमत 62,000, 72,000 और 82,000 रखी गई है। इसी तरह 6s प्लस भी 16, 64 और 128GB में उपलब्ध है, जिसकी कीमत 72, 82 और 92,000 रखी गई है। आईफोन का स्लीक डिजाइन और फीचर्स तो खास है ही। मसलन 6s में टेक्स्ट सेल्फी जैसे फीचर है, जिसमें सेल्फी लेने के लिए फोन अनलॉक नहीं करना होगा। लेकिन सबसे खास है इसकी ब्रांड वैल्यू। हाथ में आईफोन होना ही भारत में स्टेटस सिंबल है, लिहाजा फोन प्रेमी इसे खरीदने को बेताब दिखते हैं। मेरे पास पहले आईफोन 6 प्लस था और ये 6 प्लस एस मैंने परचेज किया है। इसमें कैमरा काफ़ी अच्छा है, 3D टच दिया है और प्रोसेस काफ़ी इम्प्रूव किया है। यही रीजन से लाइव पिक्चर्स हैं। आईफोन के क्रेज का आलम यह है कि इसी साल मई में चेन्नई में 4 छात्रों ने अपने एक रूममेट की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो कम कीमत पर आईफोन दिलाने का अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। बढ़ते स्मार्टफोन के क्रेज के बीच आईफोन का अपना जलवा है और इस बात को एप्पल के CEO टिम कुक भी समझ रहे हैं, जिन्होंने आधी रात को लाइन लगाकर फोन खरीदने वालों का ट्विटर पर शुक्रिया अदा किया। दरअसल आने वाले दिनों में फोन की दुनिया में सबसे बड़ा बाजार भारत ही है, तो निगाह सारी बड़ी कंपनियों की इसी बाजार पर है।
और भले एंड्रॉयड फोन भारत में ज्यादा बिके, लेकिन क्रेज आईफोन का ही दिखता है। आज तक ब्यूरो। बताइए, 62,000 से लेके करीब करीब 1 लाख तक कीमत पहुंचती है, लेकिन लोगों की लाइन लगी हुई है। यानी कितने लोग इतनी रकम एक फोन के लिए देने को तैयार है। खैर, हम आपको दिन भर देश दुनिया की कुछ और अहम खबरों पर अब नजर डालते हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के लिए बने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी NJAC को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि जजों की नियुक्ति पुराने कॉलेजियम सिस्टम से ही होगी। अगर कॉलेजियम सिस्टम को ठीक करना है, बेटर करना है, इसका पहला मतलब तो ये है कि वो सिस्टम ठीक था ही नहीं। दूसरा, ये हमारा कहना रहा है, हमारी मान्यता है कि भाई ये सिस्टम संविधान में नहीं है। पिछले 22 साल से सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम जजों की नियुक्तियां करता रहा है। सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने संविधान के 99 संशोधन में NJAC का प्रावधान किया, लेकिन NJAC के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अप्रैल से लेकर अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में 32 दिनों तक सुनवाई चली। अब अगर माननीय उच्च न्यायालय स्वयं ये कह रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम की खामियों को दूर करने के लिए हम नवंबर 3 से सुनवाई करेंगे, मतलब खामियों की बात वो भी मानते हैं, सुधार की बात वो भी मानते हैं। सूत्रों की माने तो सरकार NJAC कानून को कुछ बदलावों के साथ शीतकालीन सत्र में संसद में रखेगी। अरहर की दाल के भाव बेकाबू हो गए हैं। मुंबई में पिछले हफ्ते तक 170 से 180 रुपए बिकने वाली अरहर की दाल की कीमत 220 से 240 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। दिल्ली में पिछले हफ्ते तक 140 रुपए प्रति किलो बिकने वाली अरहर की दाल इस हफ्ते 200 रुपए किलो बिक रही है। लखनऊ में भी अरहर की दाल 200 रुपए किलो बिक रही है, जबकि पिछले हफ्ते लखनऊ में अरहर की दाल के भाव 170 रुपए प्रति किलो थे। जयपुर में भी अरहर की दाल 200 के आंकड़े को छू रही है, जबकि पिछले हफ्ते 170 रुपए किलो बिक रही थी। दाम इस तरह से बढ़ते रहे तो दाल और मुर्गा सब बराबर हो गया है और वो दाल ज्यादा मुश्किल हो गया है। 1 किलो लेते थे, वहाँ पे आधी किलो, उसी हिसाब से करना पड़ेगा जिस हिसाब से महंगाई है। दाल के दाम ने ऐसी खलबली मचाई कि बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर निशाना साध लिया। उन्होंने ट्वीट किया, दाल की कीमत 200 रुपए किलो तक पहुंच गई है। केंद्र सरकार को जरूरी कदम उठाना चाहिए। उधर सरकार बार बार एक ही दलील दे रही है कि देश में दाल का उत्पादन कम हुआ है। केंद्रीय सूचना आयोग आज अपनी 10वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय संस्थानों को नसीहत दी कि वो RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन को मजबूत करें ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। क्योंकि जब चीजें ऑनलाइन होने लगती, ट्रांसपेरेंसी आती है और शासन और जनता के बीच ट्रस्ट होना चाहिए और ट्रस्ट थ्रू ट्रांसपेरेंसी होता है। CIC के कार्यक्रम में विवाद भी खड़ा हुआ। देश के अलग अलग राज्यों से बुलाए गए RTI कार्यकर्ताओं ने बॉयकॉट कर दिया। उन्होंने सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए और सवाल खड़े किए कि सिर्फ 7 RTI कार्यकर्ताओं को ही न्योता क्यों? RTI अगर लोकतंत्र को मजबूत करने वाला हथियार है तो सरकार को RTI कार्यकर्ताओं के सवालों का जवाब जरूर देना चाहिए। अब मोबाइल पर बातचीत करने के दौरान अगर आपका कॉल कट जाता है तो आपको मोबाइल कंपनियों की ओर से हर्जाना मिलेगा। ट्राई के नए निर्देशों के मुताबिक एक बार कॉल ड्रॉप के लिए उपभोक्ता को कंपनियों की ओर से 1 रुपया दिया जाएगा, लेकिन एक दिन में एक उपभोक्ता को अधिकतम 3 रुपए के हर्जाने का प्रावधान किया गया है। कॉल ड्रॉप के लिए हर्जाने के नियम अगले साल 1 जनवरी से लागू होंगे। जो ऑपरेटर्स हैं उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी और वो दिन भर में 3 कॉल ड्रॉप पर उनको एक पेनल्टी देनी पड़ेगी, जिसका प्रावधान इसमें है। कॉल ड्रॉप का मुद्दा सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा था। विपक्ष लगातार निशाना साध रहा था और मोबाइल कंपनियां सिर्फ हालात सुधारने का भरोसा दिला रही थी। उम्मीद है हर्जाने के प्रावधान से हालात बेहतर होंगे। चंद दिनों पहले नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में फेसबुक के दफ्तर में बैठकर सवालों का जवाब दिया था। अब 28 अक्टूबर को फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भारत में होंगे और भारतीय छात्रों के सवालों का जवाब देंगे। जुकरबर्ग के लिए टाउन हॉल सेशन का आयोजन किया जाएगा IIT दिल्ली में। जुकरबर्ग ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा,
भारत में 13 करोड़ से ज्यादा लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। मुझे उस वक्त का इंतजार होगा जब मैं अपने सबसे एक्टिव समुदायों में से एक से सीधे बातचीत करूंगा। तो बस इंतजार कीजिए 28 अक्टूबर का, जब जुकरबर्ग भारत में होंगे। दक्षिण और मध्य इटली में भारी बारिश ने जानलेवा कहर ढाया है। रोम के करीब एनी नदी में उफान की वजह से कार में फंसकर एक शख्स की मौत हो गई। नेपल्स और अरबुजो इलाके में भी 4 लोगों को बारिश ने अपना शिकार बनाया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अभी 48 घंटे तक बारिश का कहर जारी रहेगा। इस बीच इटली सरकार ने लोगों को एक बार फिर चेताया है कि अवैध निर्माण की वजह से कुदरत की मार ज्यादा तेज हो रही है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी। शाहरुख को यह सम्मान समाज में मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। भारत के ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा उपलब्ध करवाना, मुंबई के अस्पतालों में बच्चों के लिए वार्ड बनवाना और सुनामी के बाद राहत कामों के लिए पैसे जमा करना किंग खान के कामों में शामिल है। 49 साल के शाहरुख खान 80 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। खबरदार देखो सोने का सिक्का जीतो कॉन्टेस्ट का वक्त आ चुका है। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं बोरबांद्रा हैदराबाद से बाबुल कुमार। बहुत मुबारक हो बाबुल जी आपको। और अब आज का सवाल हम पूछ लेते हैं, इन दिनों किस राज्य में चुनाव चल रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, बी गुजरात, सी बिहार। उठाइए अपना मोबाइल फोन, राइट मैसेज ऑप्शन में जाकर टाइप कीजिए खबरदार, स्पेस देकर अपना जवाब ए, बी या सी टाइप करें और 522424 पर एसएमएस कर दीजिए। सही जवाब देने वालों में एक लकी विजेता को हर दिन मिलेगा सोने का एक सिक्का। कल के खबरदार में हम विजेता के नाम का ऐलान करेंगे। कल शाम 7 बजे तक आप जवाब भेज सकते हैं। खबरदार में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए अब की बारी शेखर बिहारी।